हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका DSLR डायरीज़ में। माफ़ी चाहता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आया। कुछ ऐसा कंटेंट मेरे पास था नहीं कि मैं आपके सामने रखूँ। जो भी चीज़ें मुझे मालूम चलती हैं मैं टाइम टू टाइम आपको दिखाता रहता हूँ। 25,000 किलोमीटर इस गाड़ी को मैं चला चुका हूँ। एक्चुअली 26,000 चला चुका हूँ, पर मैं चाहता था कि एक वीडियो में ऐसा बनाऊँ जो कि 25,000 किलोमीटर चलने के बाद क्या एक यूज़र का एक्सपीरियंस होता है, कि क्या उसे लगता है कि इस चीज़ आपकी जो कार है उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या उसकी कमियां हैं और क्या चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है, और ये गाड़ी क्या भरोसे के लायक है या नहीं है। तो ये जानने के लिए मैं चाहता था कि कम से कम मुझे 25,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस इस कार पे हो जाए। मैंने जून 2020 में कार ली थी। अक्टूबर 2022 है, तो लगभग 2.5 साल हो रहे हैं कार को, और मेरा जो एक्सपीरियंस था मैं आपको आज शेयर करूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आप एक ऑल्ट्रोज़ लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक ऑल्ट्रोज़ है और आपको लगता है कि उसमें कुछ कमियां हैं, या आपको कहीं कहीं लगता है कि यार ये गाड़ी परफॉर्म करेगी या नहीं, तो आपको तो ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आप तो ऑलरेडी पैसे लगा चुके हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये गाड़ी 26,137 किलोमीटर चल चुकी है पिछले 2.5 सालों में। और लास्ट जो मेरी ट्रिप थी अलवर की दिल्ली से, तो उस पे लगभग इसने 16 का मुझे माइलेज निकाल के दिया। तो अगर आप मेरे वीडियोस देखते रहते हैं तो आपको मालूम चल गया होगा कि मैं इस गाड़ी को काफ़ी घुमाता हूँ। मतलब शहर में ये गाड़ी काफ़ी कम चलती है, और हाईवेज़ पे, पहाड़ों के साइड और आसपास जितनी भी दिल्ली की घूमने की जगह हैं, और यहाँ से लखनऊ और मेरा होम टाउन जो कि मिर्ज़ापुर है, यहाँ से 850 किलोमीटर, वो काफ़ी उसने अप डाउन किया है यहाँ से, और काफ़ी चली है। मुझे आज तक इस गाड़ी में, मतलब कभी कभी मुझे लगता था कि थोड़े बहुत डाउट आते थे कि यार ये पता नहीं पहाड़ों पे अच्छे से चल पाएगी कि नहीं, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है, लोगों ने काफ़ी डरवाया था। पर अभी फ़िलहाल मैं, जैसा कि मैं कुछ क्लिप्स भी डालूँगा, आप उसमें भी देखिए कि मैंने इस गाड़ी को पहले गियर में करीब 7 से 8 किलोमीटर पहले और दूसरे गियर में ही चलाया, क्योंकि मैंने एक रास्ता ले लिया था जो कि मसूरी के अंदर ही अंदर जाता है, और लैंडोर बाज़ार करके एक जगह है मसूरी में। अगर आप वहाँ पे गए होंगे तो आपको मालूम होगा, काफ़ी स्टीप चढ़ाई है वहाँ पे। और तीसरे गियर की तो बात ही नहीं है, और पहले और दूसरे गियर में भी मोस्टली पहले गियर में ही गाड़ी चलती रही। तो मुझे नहीं लगता था कि मेरी गाड़ी जो है इतना अच्छा परफॉर्म करेगी और यहाँ पे आराम से चढ़ जाएगी। मगर गाड़ी ने शिकायत का एक भी मौका नहीं दिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा रोड स्टीप थी कि कोई भी गाड़ी थी वहाँ पे। मेरे पीछे एक्सयूवी चल रही थी, आगे बोलेरो थी, और छोटी मोटी गाड़ियाँ भी थी। तो ऑल्टो 800 को छोड़ के बाकी गाड़ियों को सेम दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि स्टीप थी। ऑल्टो 800 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो पहाड़ों के लिए ही बनी है गाड़ी। बिल्कुल हल्की है और इंजन रिफाइंड है। छोटी सी गाड़ी, आप कहीं भी किसी भी शार्प टर्न पे उसको लेके मुड़ सकते हैं। तो उस गाड़ी को मैं देखा, जो कि मोस्टली टैक्सीज़ पे और जो लोकल लोग होते हैं वहाँ पे अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको चलाते हैं, तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं हुई इस गाड़ी में। लेकिन हाँ, बाकी जो भी गाड़ियाँ थी वहाँ पे, एक्सयूवी 500 थी, ये थी, फॉर्च्यूनर थी। मतलब फॉर्च्यूनर को तो नहीं कह सकते कुछ, क्योंकि वो तो बीस्ट है। लेकिन जो हमारे लेवल की गाड़ियाँ, हमारे सेगमेंट की गाड़ियाँ, एक एक्सयूवी भी थी मेरे साथ, मेरे पीछे थी। उसकी भी क्लच प्लेट बुरी तरीके से महक रही थी, काफ़ी बदबू आ रही थी उससे। मेरी भी क्लच प्लेट से बदबू आ रही थी, मैं थोड़ा डर गया था। लेकिन वहाँ पे लोगों ने बोला, जो वहाँ के ड्राइवर थे लोकल, की अगर आपकी क्लच प्लेट से महक आ रही है तो इसको और ऊपर और प्रेशर मत दो उस पर, आप या तो आप रेस्ट कर लो, वहाँ पे गाड़ी को रेस्ट दे दो, और फिर वहाँ से नीचे आप उतर जाओ। नीचे उतरने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर और उस पर प्रेशर मत डालो, वरना क्लच प्लेट जलने का डर होता है। लेकिन गाड़ी बिल्कुल भी इसने मतलब ये नहीं किया कि यार चढ़ नहीं रही है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, 60 डिग्री की चढ़ाई है, 50 डिग्री की चढ़ाई है, तो उस पर चढ़ नहीं रही गाड़ी, क्या करें। ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब मैंने गाड़ी हैंड ब्रेक पे रोक के, और मतलब उसी पॉइंट से उठाई गाड़ी, बिल्कुल पीछे नहीं आई, बिल्कुल भी उसने जर्क नहीं लिया, और बहुत ही आराम से गाड़ी चलती रही। आपको बस एक चीज़ ध्यान देना है कि ये ऑल्ट्रोज़ है, तो गाड़ी पे थोड़ा सा आपको धक्का मार के चलाना पड़ता है। मतलब आपको थोड़ा सा रफ़ हैंडलिंग करनी पड़ती है, थोड़ा सा, मतलब इसे क्या कहते हैं, उससे जैसे थोड़ा दबा के चलाना पड़ता है। 4 सिलेंडर ये है नहीं, और इंजन इसका इतना रिफाइंड नहीं है कि आप इसको दूसरे तीसरे गियर में भी चला पाओ। लेकिन आप इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए कि कौन से गियर में हैं, तो आपकी गाड़ी आराम से चलती रहेगी। और आप इस वीडियो में भी आपने देख लिया होगा कि इसकी हैंडलिंग पहाड़ों पे बहुत ही अच्छी है। मतलब इसका स्टीयरिंग कंट्रोल इतना अच्छा है कि ये शार्प टर्न्स, हेयर पिन बेंड्स जिनको कहते हैं, घाट रोड्स होती हैं, तो इन तरह के रास्तों पे मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस कार पे। मतलब सिंगल हैंड
आप इसको टर्न कर सकते हो। और ये नहीं है कि 2 बार करना पड़ेगा। इसका जो टर्निंग रेडियस है मेरे हिसाब से काफ़ी छोटा है बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में। तो आप हेयर पिन बेंड्स पे बिना 1-2 बार उस गाड़ी को एडजस्ट किए रोड पे भी अच्छे से निकाल सकते हो। अब दूसरी बात आती है कि मैंने नेक्स्ट ट्रिप अभी की थी पिछले संडे, जब बारिश हो रही थी दिल्ली में और पूरे एरिया में। तो मुझसे एक गलती हुई कि हम इस कार को लेकर सरिस्का टाइगर रिज़र्व चले गए और अलवर साइड चले गए। तो रास्ता बहुत अच्छा था और बरसात में इस गाड़ी ने कहीं भी स्किड करने जैसी या फिर क्या कहते हैं जो शार्प टर्न्स पे मिट्टी में इसकी जो है रोड प्रेजेंस भी अच्छी है और रोड पे पकड़ भी इसकी बहुत ही अच्छी है। तो कहीं भी जैसे कि गड्ढे थे रोड पे, मैं एक ऑफ रूट चला गया था, एक छोटा सा रिजॉर्ट था, तो गड्ढे थे रोड पे कई सारे और मिट्टी थी, खुदी हुई थी, सब कुछ था। लेकिन कहीं पे भी गाड़ी स्किड करना या कहते हैं स्लिप करना, ऐसा लगता था गाड़ी मूव कर रही है, साइडें उसकी भाग रही हैं, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और वहाँ से लौटते टाइम रात में आप ये वीडियोस देखिएगा कि मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं था। मुझे लगा था सिर्फ गुड़गांव ही है जहाँ की रोडें बरसात में स्विमिंग पूल बन जाती हैं, मगर ऐसा नहीं है। आप लोग भी अगर यहाँ से भिवाड़ी या फिर धारूहेड़ा के क्रॉस कर रहे हो बारिश के टाइम में जयपुर गुड़गांव जयपुर रोड पे, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। 1 से 1.5 घंटे आपको पकड़ के चलिए कि जाम में फंसना पड़ सकता है। हम भिवाड़ी में क्या हुआ कि आइडिया नहीं था कि पानी इतना होगा, सब कुछ इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था कि रोड में कहाँ गड्ढा है, कहाँ नहीं है, कहाँ पे रोड ऊंची है, कहाँ नीची है, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो हमने गाड़ी को दूसरे गियर में रखा हुआ था और मैं धीरे धीरे गाड़ी को लेके चल रहा था। अचानक से रोड एक जगह डाउन हो गई, स्लोप में चली गई और पानी लाइट्स तक आ गया था। अब इस वीडियो में मैंने एक डैश कैम भी इसमें जो लगाया हुआ है DDPI का, अगर उसमें आपको दिख रहा होगा, इसकी पिक्चर क्वालिटी भी समझ में आ जाएगी आपको। और ये भी दिख रहा होगा कि अचानक से पानी बढ़ गया था और फिर मैंने गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाला और मैंने एक्सीलेटर से पाँव नहीं हटाया पूरे टाइम। जब भी मुझे कार रोकनी पड़ती तो मैं गाड़ी न्यूट्रल कर रहा था पर एक्सीलेटर से पाँव नहीं हटाया था, ताकि इस डर से कि कहीं कार बंद ना पड़े, और बंद पड़ेगी तो फिर तो आप कार स्टार्ट मत करिएगा, आपको धक्का मार के ही बाहर निकालना पड़ेगा। तो फिर मैंने कार बंद नहीं होने दी। और ये पानी को जो वाटर रिवेडिंग कैपेसिटी होती है कार की, यानी पानी को धक्का देने की या पानी को ढकेल के आगे बढ़ने के लिए, तो मुझे इस कार में इतना अच्छा लगा कि मेरे सामने एक वैगनार तैर गई थी, मतलब पानी में तैर रही थी और ये आराम से चलती हुई जा रही थी। मैंने फर्स्ट गियर में गाड़ी को रख के और लगातार मैं चलता जा रहा था। तो डर तो बहुत लग रहा था क्योंकि मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था पानी में कार चलाने का। मुझे बार बार डर लगा था कि कहीं कार बंद ना हो जाए। पानी इतना था कि मुझे ये भी डर था कि कार खड़ी हुई तो इधर ड्राइवर साइड से और मतलब गेटों के साइड से भी पानी अंदर सीप हो सकता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थैंकफुली हम वहाँ से निकल के आ गए, कार नहीं ख़राब हुई। बहुत सारी गाड़ियाँ ख़राब थी वहाँ पे पड़ी हुई थी, छोटी गाड़ियाँ जो जिनके मतलब साइलेंसर नीचे होते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है, वो सारी गाड़ियाँ वहाँ पे ख़राब पड़ी हुई थी। मगर ये गाड़ी निकल आई अपनी ऑल्ट्रोज जो है, तो मुझे थोड़ा सा इस पर कॉन्फिडेंस बढ़ा। और एक गड्ढे इतने थे कि चलते चलते अचानक से गाड़ी उस पर जंप कर रही थी, तो आवाज़ ऐसी आ रही थी लगा था टायर फट गया होगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ। इवन कि मैंने स्टीयरिंग को भी देखा, बाद में चेक किया तो इवन उसमें थोड़ा सा भी अलाइनमेंट भी नहीं बिगड़ा था। तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये आप ऑल्ट्रोज ले रहे हैं और रफ़ रोड्स पे चला रहे हैं, आपके एरिया में पानी वगैरह भर रहा है, आपको लगता है कि आपकी कार पता नहीं निकल पाएगी कि नहीं उन गड्ढे से और रास्तों से, तो आप ऑल्ट्रोज को चूज़ कर सकते हैं। ये आजमाई हुई कार है और बहुत ही मजबूत है और माइलेज भी इसने इतनी ख़राब रास्ते पे 400 किलोमीटर चल के 16 के आसपास एवरेज दिया था, यानी कि माइलेज जो इसका 16 का निकल गया था 400 किलोमीटर में, जो कि 24 घंटे जब बारिश हो रही हो, पूरी बारिश के टाइम में आपकी माइलेज वैसे ही कम हो जाती है रोड पे टायर का फ्रिक्शन की वजह से, पानी के कारण। तो उसमें भी 16 का एवरेज दे रही है और पहले और दूसरे गियर में गाड़ी चल रही है। पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ था, इतना प्रेशर गाड़ी पे पड़ रहा था, पानी का प्रेशर इतना था कि नंबर प्लेट जो है उल्टी होके ऊपर चिपक गई थी। आप समझिए कि कितना पानी रहा होगा वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे थी। तो मुझे लगता है कि आप ये कार ले सकते हैं। अगर आपके पास ये कार ऑलरेडी है तो आप, अगर पानी आ रहा है तो बिल्कुल मत घबराइए, एक्सीलेटर पे पैर रखे रहिए, पहले गियर में गाड़ी रखिए, दूसरे तीसरे में मत रखिए। गाड़ी बंद हो गई तो गाड़ी को स्टार्ट मत करिए। और दूसरी बात, जिनके पास XZ और XZO या फिर जो भी टॉप एंड मॉडल हैं जिसमें भी आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप की फैसिलिटी दी हुई है, प्लीज़ आप उसको जैसे ही पानी भरे रास्तों पे जाएं तो उसको ऑफ़ कर दें। ऑफ़ क्योंकि कई बार होता है कि आपने न्यूट्रल करी और गाड़ी जो है ठंडी रहेगी बरसात में तो वो बंद हो जाएगी, और बंद हो जाएगी तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। तो आपको
आइडल स्टार्ट और इन स्टॉप को जो है डिसेबल करके रखना है जब भी आप बारिश के टाइम में या फिर पानी भरी हुई जगहों पे कार अपनी चला रहे हैं। तो अब तक बात हो गई गाड़ी की कंट्रोलिंग की, जो कि बहुत ही अच्छी है। टर्न्स पे, पहाड़ों पे, ख़राब रास्तों पे, जर्क्स पे, जहाँ पे छोटे मोटे गड्ढे हैं, कंकड़ हैं, रोड ख़राब है, इस पे कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है। शार्प टर्न्स पे, हेयर पिन बेंड्स पे गाड़ी जो है तुरंत आपके कंट्रोल में रहती है। इस गाड़ी में एक और टेक्नोलॉजी है कि अगर आप गाड़ी को अचानक से सरपेंटिन तरीके से मोड़ते से अचानक से आपके सामने कोई और आ गया तो आपको उसको आपको अवॉइड करने के लिए गाड़ी को सरपेंटिन करनी होती है, यानी कि एकदम से लहरा के दोबारा सीधे लाएंगे तो आपकी गाड़ी डिसबैलेंस नहीं होगी, गाड़ी अपने आप अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ढूंढ लेगी और रोड पे ही चिपकी रहेगी। तो एक ये भी चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। पहाड़ों पर चढ़ते समय कोई दिक्कत नहीं हुई थी। पानी को ढकेलने में गाड़ी ने पूरा अपना दिखा दिया कि हाँ भाई मैं पानी को ढकेल के निकल सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें चलानी आनी चाहिए और गड्ढे अवॉइड करने चाहिए। अगर आप नए हैं किसी भी रोड पे तो आप लोकल गाड़ियाँ देखिए कौन सी चल रही हैं, आप उनके पीछे पीछे हो लीजिए, जो भी वो रूट फॉलो कर रही हैं, क्योंकि वो रोज़ उसमें अप डाउन कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि सड़क पर कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं, तो उनके पीछे पीछे निकलिए और आपको निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी आप पहाड़ों पर गाड़ी चला रहे हो तो प्लीज़ आप ये सीख लीजिए कि हैंड ब्रेक को कैसे इस्तेमाल करना है। आपको जैसी गाड़ी खड़ी होती है तो आपने पूरा हैंड ब्रेक खींच देना है और उसके बाद जब गाड़ी को उठाना है, यानी कि गाड़ी को जब स्टार्ट करना है वहाँ से आगे बढ़ने के लिए, तो आपको पहले फर्स्ट गियर में डाल के गाड़ी को क्लच को छोड़ के एक्सीलेटर लेना है, हैंड ब्रेक लगाए रहना है। और जब गाड़ी आपकी थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेगी तो आपको बहुत स्लोली हैंड ब्रेक नीचे कर देना है, इस बात का बैलेंस बनाते हुए कि गाड़ी ना आगे उछल के भागे, ना वापस आए और ना बंद पड़े। ठीक है, तो ये सब आपको 1-2 बार में सीख के आ जाएगा। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, ये तो ड्राइविंग साइंस है, तो आपको वहाँ से दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं गाड़ी की माइलेज की। तो माइलेज जो है पहाड़ों पे 16-17, बरसात के टाइम में जाम में भी 16-17 दे देता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप बहुत रफ़ चलाते हो कार या फिर आपके इलाके में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, हाईवे पे भी अगर ट्रैफिक हो रहा है तो आपको 16-17 का एवरेज मिल जाएगा। दिल्ली के अंदर मुझे इस पर 12-13 का भी माइलेज निकलता है। 12-13 का माइलेज तब जब आप दिल्ली में एकदम ट्रैफिक वाले टाइम में, मतलब जो आपका ऑफिस गोइंग टाइम है उस टाइम में आप निकलते हो ऑफिस के लिए, तो 12 से 13 का आपको माइलेज ये देती है। हाईवे पे मैंने इससे 26 का भी माइलेज देखा हुआ है। और जब मैं इसको लगभग 100 पे चलाता हूँ, 700 से 800 किलोमीटर यहाँ से जब भी मैं मिर्ज़ापुर जाता हूँ तो क्रूज़ पे चलती है, पूरा यहाँ से लखनऊ तक तो एक्सप्रेस वे है, तो उस पर 100 पे चलती रहती है गाड़ी। तो उस समय भी मुझे माइलेज जो है इस पर 21 का 20 का मिलता रहता है। तो मेरे कुछ पुराने वीडियोज़ भी हैं, अगर आप देखना चाहें माइलेज का क्या इसमें सीन रहता है, तो पहाड़ों पे क्या देती है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अलावा भी आपको मिल जाएगी इसी प्लेलिस्ट में। देखिए एक चीज़ और है कि आपकी कार कितनी सिक्योर है, आप कितने अच्छे से कार चलाते हो, आपकी ड्राइविंग कितनी अच्छी है, ये सब चीज़ें तब काम नहीं आती हैं जब कोई आपको ठगने के लिए आपकी गाड़ी से लड़ जाए, या अपनी लापरवाही से आपकी गाड़ी से आके भिड़ जाए, या अपनी किसी गलती से, लापरवाही से या किसी भी कारण से आपकी गाड़ी से टकरा जाए, या आप उसकी गाड़ी से टकरा जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि हो सकता है कि आप उस झगड़े में फंस जाएं, या फिर आपको जवाब देना पड़े, या सकता है आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको एक डैश कैम लगवाना है, जो कि 4 से 5 हज़ार रुपये का आपको मिल जाएगा मार्केट में। इसकी पिक्चर क्वालिटी मैंने आपको शेयर कर दी है, दिन और रात दोनों की। जो पुराने वीडियोस आपने लिंक मैंने आपको भेजे हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। तो वो आप एक लगवा के रखें, उसका कोई ऐसा कोई बड़ा खर्चा नहीं है कि आपको काफ़ी आपके पैसे लग जाएंगे। तो वो हमेशा आपको बेटर रहेगा, आप एक सिक्योर्ड उसमें रहेंगे कि हाँ आपके पास एक सबूत है कि भाई आपकी गलती नहीं थी, ये सामने वाले की गलती है, या फिर सामने वाला जानबूझ के आपसे झगड़ने के लिए आपसे लड़ गया है या आपकी गाड़ी से टकरा गया है। तो ये एक चीज़ आप करके रखेंगे तो आप हमेशा सुख और शांति का जीवन व्यतीत करेंगे। अब बात आती है कि क्या कार के पिकअप में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए 3 सिलेंडर इंजन है, आप इसको होंडाई के, मारुति के, इस तरह के होंडा के इंजन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ ये उतना रिफाइंड नहीं है जितना बाकी इसकी जो भी इसके कम्पिटिटिव मार्केट में जितनी भी कार हैं इस सेगमेंट की, उनके इंजन जितने रिफाइंड हैं उतनी बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा रिफाइंड होना चाहिए था। कई बार पेट्रोल गाड़ी चलाने में भी डीजल वाली फीलिंग आती है, लेस दी टॉर्क, क्योंकि डीजल में कम से कम टॉर्क होता है, इसमें टॉर्क भी उतना नहीं है। तो
परफॉर्मेंस बेसिस अगर आप ये कार ले रहे हैं तो थोड़ा सा आप और रिसर्च करके इसका डीजल वर्जन देख सकते हैं, या फिर आप बाकी कार भी देख सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा बिल्कुल, हाँ थोड़ा सा अगर आप इसको खींच के चलाने के आदी हैं, थोड़ा सा आप पहले और दूसरे गियर में एक्सीलेटर दबा सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। क्योंकि मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम उसमें महसूस होती है कि बहुत ज़्यादा शोर मचाती है गाड़ी, लगता है कि यार ये कैसे चला रहे हैं, बहुत ख़राब चला रहे हैं, रफ़ चला रहे हैं। पर अगर आप वैसे चलाने में कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आएगी। मगर हाँ, वो जो दूसरे तीसरे गियर में निकल जाते हैं, आप किसी ट्रैफिक लाइट पर खड़े हैं और दूसरे गियर में या तीसरे गियर में और आप निकल जाते हैं आराम से, तो वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होंगी, गाड़ी थोड़ी सी दब जाती है। तो एक ये कमी तो इसमें है ही, मैं उसको मानता हूँ और मैं सबको बताता हूँ अपने हर वीडियो में। जो पहले भी मैंने 20,000 किलोमीटर वाला वीडियो बनाया था जिसको काफ़ी पसंद किया गया, लोगों ने काफ़ी उसको सराहा भी और बहुत सारे लोगों ने उसमें कई सारे कमेंट्स किए और उसके व्यूज़ भी मुझे काफ़ी अच्छे मिल गए उसमें। तो वो सारी चीज़ें तो थी, ये तो इसमें हमेशा से प्रॉब्लम है और हमेशा से रहेगी। तो मैं इसमें बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा रिफाइंड इंजन है, बहुत मज़ा आएगा आपको चलाने में और आप एकदम चक दे फट्टे कर दोगे, नहीं कर पाओगे आप। तो उसके लिए ज़्यादा झूठ बोलने की आपसे ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप कहोगे कि यार तुम तो एकदम प्रचार पे ही उतारू हो गए थे। तो वो काम नहीं कर रहा हूँ मैं। आप जब भी ये कार लेने जा रहे हैं तो एक बार अच्छे से चला लें, देख लें, और किसी दोस्त के पास अगर ये कार है तो वो वाली चलाएँ, ना कि जो कंपनी वाले आपको देते हैं कार चलाने के लिए, आपको टेस्ट ड्राइव के लिए, वो चलाएँ। तो बेटर है कि आप किसी नोन की कार अगर आपको मिल जाती है टेस्ट ड्राइव के लिए, तो आप वो एक बार अपने हाथ उस पर आजमा के फिर ये पैसे लगाएं इस कार को लेने के लिए। कार नो डाउट बहुत ही अच्छी है, मगर आपको अपने फंडे क्लियर होने चाहिए कि आपको चाहिए क्या क्या कार में। परफॉर्मेंस चाहिए, सेफ्टी कम चलेगी तो आप होंडा देख सकते हैं, और परफॉर्मेंस थोड़ी कम लेकिन आपको सिक्योरिटी चाहिए तो फिर इससे अच्छी कार तो आपको नहीं मिलेगी इतने पैसों में। अब बात आती है कि क्या कार की जो हेडलाइट्स हैं, हेडलैम्प्स हैं, उसकी जो आपकी येलो लाइट्स इसमें दी हुई हैं, तो क्या वो अच्छी हैं या कम लगती हैं, रोड पे आपको प्रॉब्लम होती है उसको चलाने में, या दिखता कम है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो येलो लाइट्स हैं वो सबसे बेस्ट लाइट्स मानी जाती हैं, और आपको अपनी जो नॉर्मल लाइट्स हैं उनको कभी भी चेंज नहीं कराना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो गाड़ी की वायरिंग होती है वो जितने वाट का बल्ब लगा हुआ है उसी हिसाब से जो है उनकी वायरिंग सेलेक्ट की जाती हैं। अगर उसमें आप ज़्यादा पावर का बल्ब लगा दोगे या कोई भी ऐसी चीज़ उसमें लगा दोगे कि उस पर कार की जो वायरिंग उस पर लोड आ रहा है तो उनके जलने का डर रहता है। तो हमें वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए और हमें ध्यान देना चाहिए कि हम उसको ऐसी कोई भी चीज़ उसमें न करें कि कार की वायरिंग पे कोई असर आए, क्योंकि वो लंबा खर्चा आपको उठाना पड़ सकता है। तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए। तो इसकी लाइट्स हैं येलो, जो येलो लाइट्स इसकी हैं वो बहुत ही ज़्यादा सही हैं, उनमें आपको कोई भी चेंजेस कराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने घुप अंधेरे में गाड़ी चलाई हुई है, आपको बहुत कम लग रही है तो आप डिपर का यूज़ कर लीजिए। मतलब डिपर को आप ऐसे अपनी तरफ पुल करके रखिए तो आपकी सारी लाइट्स एक्टिवेट हो जाएंगी जब आप पास लेने के लिए जैसी लाइट जलाते हो। अगर आप अंधेरा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, टर्न्स हैं, तो आप वहाँ पर वाली लाइट का यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसमें फॉग लैम्प्स दिए हुए हैं, उससे काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है, रोड के गड्ढे वगैरह आपको अच्छे से दिखने लगते हैं। वो थोड़ी फैली हुई लाइट है, आपको मैं ये छोटी सी क्लिप भी दिखा दे रहा हूँ कि देखिए आप लाइट हाईवे पे बिल्कुल भी कम नहीं लग रही है आपको। मतलब इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो कम है लाइट या अंधेरा अंधेरा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कार चलाइए, लाइट्स रात में कोई आपको दिक्कतें नहीं करेंगी। सबसे लास्ट में आता है कि टाटा की सर्विस। तो भाई साहब यहाँ पे तो मैं कहूँगा कि जब आप टाटा की कार लेते हैं तो उसी दिन आपको मालूम चल जाता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। कार कितनी भी अच्छी बना लें ये लोग, कितना भी आपको यहाँ पे आपको फीचर्स वगैरह दे दें, मगर इनके जो सर्विस सेंटर्स हैं आज भी वही हैं कि आप अपना पिकअप ट्रक है जो आप दिन भर आपने बालू ढोया, आप पूरी रात आपने ईंटें ढोए हैं और सुबह आप अपने मज़दूरों के साथ पहुँचे हैं सर्विस सेंटर सर्विस कराने। तो जैसे वहाँ पे ट्रीट, उनको भी वैसे ट्रीट ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा कि आप अपनी ये हाई एंड कार्स लेके जाएंगे और आपको ट्रीट किया जाएगा। तो आप ये समझिए कि टाटा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने कस्टमर्स को कैसे हैंडल करें, इसके लिए पूरी एक अच्छी खासी ट्रेनिंग दें अपने सारे स्टाफ को, अपने सर्विस सेंटर को बताएं कि भाई कस्टमर है, कोई मुर्गा नहीं है कि आप जब वो आए तो आपको उसको हलाल करना ही करना है। अरे भाई 8,000 10,000 रुपये की आप थर्ड सर्विस करा रहे हो लोगों की। 8,000 रुपये मुझसे 8,000 रुपये लिए थे इन्होंने,
है ना। सेकंड और थर्ड में भी 5,000 6,000 रुपये, ऐसा मतलब इतने पैसे ले लेते हो। फिफ्थ सर्विस में भी आपने मेरे से 5 से 6,000 रुपये के आसपास चार्ज किया, वो भी तब जब मैंने गाड़ी के अलाइनमेंट वगैरह बाहर कराए, क्योंकि वहाँ तो आप अलाइनमेंट के नाम पे ही आपसे 3,000 रुपये ले लेते हैं। तो बहुत बुरे हालात हैं टाटा सर्विस सेंटर्स के। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ सर्विस सेंटर से, चाहे वो कोई भी सर्विस सेंटर हो। मतलब इवन कि जो छोटे शहरों के सर्विस सेंटर हैं वो फार मच बेटर हैं ये जो दिल्ली और गुड़गांव के जो सर्विस सेंटर हैं इनसे। तो सर्विस सेंटर्स में कोई भी आप सेम सर्विस का अगर आप हैदराबाद में करा रहे हो तो 4,000 रुपये लग रहा है, दिल्ली में करा रहे हो तो 8,000 रुपये लग रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी मतलब ये नहीं है कि एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई भी एक जैसा ना बिलिंग है ना एक जैसे चार्जेस हैं। हर आदमी अपने मन से चार्ज कर रहा है, हर आदमी जो है अपने मन से बिल बना रहा है और आपको काट रहा है। जितना बुरा आपको काटा जा सके उतना बुरा हो रहा है। और जब आप बात करोगे इनके सर्विस सेंटर्स में या फिर नॉन लोगों से तो कहेंगे सर्विस सेंटर वालों की तो यही कमाई है। अब ठीक है, अगर उनकी यही कमाई है तो जब लोग आपके आना बंद करेंगे धीरे धीरे तो फिर आपको समझ में आएगा कि कारें चाहे जितनी भी अच्छी बना लें आप, सर्विस सर्वोपरि है। आप कस्टमर्स को अच्छे से इज्जत देंगे तो कस्टमर्स आप अपने साथ 4 और कस्टमर्स लेके आएगा। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो वो 4 ख़राब कर देगा। तो यही है, इसी तरह की मार्केटिंग चलती रहती है। तो ये सब कुछ था ऑल्ट्रोज़ के 25,000 किलोमीटर ख़त्म होने के बाद, 25,000 किलोमीटर पूरे होने के बाद जो एक ओनर का एक्सपीरियंस है। मैंने इसमें काफ़ी कुछ कवर किया, गाड़ी के बारे में, गाड़ी कंफर्ट के बारे में, इंजन के बारे में, तरह तरह की जो रोड्स होती हैं अच्छी बुरी ख़राब, सर टाइप के रोड्स पे क्या माइलेज निकलता है, क्या इसकी परफॉर्मेंस पे इश्यूज़ आते हैं, वो सब चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की हैं। मैं बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि लोग देखते नहीं हैं, फिर स्किप करके देखते हैं। तो जब आप स्किप कर ही रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्किप हो ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें देखी हैं। आपको अगर लगता है कि मुझे कुछ और चीज़ों पे थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालना चाहिए था, थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहिए था, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपने ये चीज़ छोड़ दी, आपको ये चीज़ भी उसमें और ऐड करनी चाहिए थी ताकि और क्लैरिटी आती, थोड़ा सा और हमें समझना आसान होता है कि हमें कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या इसके यूजेस में हमें क्या प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। तो आप बिल्कुल डालिए 1-2 मिनट का, 4 मिनट का वीडियो। अगर आपका वीडियो मुझे आपकी जो डिमांड्स हैं कि क्या और जानकारी आपको चाहिए होगी तो वो सारी चीज़ें मैं आपको छोटे से वीडियो में डाल दूँगा, आप बिल्कुल देख लीजिएगा। और इसी तरह से थोड़ा सा आप जब लिखते हैं कमेंट्स में तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि हाँ लोग वीडियोस देख रहे हैं और उन्हें कुछ और जानना है, कुछ इच्छा रखते हैं जानने की, तो हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कि हम और वीडियोस बनाते रहें और आप लोग वीडियोस को देखते रहें। और प्लीज़ इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप यहाँ तक आएँ तो डेफ़िनेटली आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स में बताइए कि क्या सुधार की ज़रूरत है और क्या नया आप देखना चाहते हैं कार के ऊपर, इस ऑल्ट्रोज के ऊपर आप कुछ देखना चाहते हैं कि क्या कैसे काम करता है, तो आप वो प्लीज़ मुझे जल्दी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।